Hello everyone. So we are going with our environment. अब our environment, okay, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है बायोलॉजी का या फिर लास्ट चैप्टर कहो. इसकी 5 से 6 मार्क्स की वेटेज है, जो कि इतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जितना मैं समझा रही हूँ उसी को अच्छे से सुन लीजिए. आपके मार्क्स कोई भी आपके मार्क्स नहीं ले सकता. ओके, इस चैप्टर में आपके मार्क्स कटने तो दूर, आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आपको इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो पहले हम ऐसी कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट इज biodegradable waste. It is a waste which degrade into simpler forms from decomposers. एक ऐसा वेस्ट जो कि डिकम्पोजर्स की हेल्प से जो है डिकम्पोज हो जाए. ठीक है, जैसे कि ग्रीन वेस्ट हो गया या फिर खाना हमने जो खाया वो बच गया, वो वेस्ट है, वो डिकम्पोज हो जाता है. दैट आज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? इट इज द वेस्ट विच डू नॉट बायोडिग्रेड एंड रिमेन सेम एज इट इज इन द इन्वायरमेंट. जो कि बायोडिग्रेड नहीं होता, वो जैसा है वैसा की वैसा इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया. ओके, ecosystem, all the interactive organism in an area together with non living constitutes of environment from an ecosystem. ठीक है, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं इन्वायरमेंट के अंदर. ओके, biotic abiotic components of an ecosystem. Abiotic components क्या होते हैं इकोसिस्टम की? abiotic components are the non living chemical and physical part of the environment that affects the living organism and the functioning of ecosystem. जो कि अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और उनके फंक्शन को. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं. और वो देखो, एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं, देखो, जो लिविंग नहीं है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गई. ठीक है, तो ये है तो नॉन लिविंग बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. अबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग थिंग्स विद इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर जो कि लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. Okay, what are producers? Those organism who are able to produce their own food and food for other organism, also like green plants जो कि अपने खाना खुद बना लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ओके, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहे, किसी और पे मतलब कंज्यूमर पे, सॉरी, प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहे. द ऑर्गेनिज्म which consume the food either directly from producers or indirectly by feeding on the organisms. ठीक है, अपने खाने के लिए कंज्यूम प्रोड्यूसर्स पर या फिर किसी और पर डिपेंड करे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए. ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर प्लेस्ड इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ग्रासेस एंड ग्रीन प्लांट्स. जो कि प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं. ओके, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रीन प्लांट पर यदि कोई ग्रीन प्लांट्स खा रहा है तो वो क्या हो गया? हार्बीवोर्स हो गया. ओके, secondary consumers are the largely carnivores that feeds on primary consumers or herbivores. देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स को अपना खाना बनाते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स को अपना खाना बनाते हैं. टॉप कंज्यूमर्स कौन से हैं? एनिमल्स हु नो प्रीडेटर्स अदर देन ह्यूमन. मतलब कि कोई ऐसा है जो कि देखो, अब टॉप कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं? जो कि कार्निवोर्स भी हो, हार्बीवोर्स भी, मतलब ऑमनिवोर्स. वो ऑमनिवोर्स कौन है? हम ह्यूमन बीइंग. ओके, हमारे अलावा कोई और नहीं है. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन. Phytoplanktons are the plant-like microorganisms that are primary producer of the
एक्वेटिक कम्युनिटीज़, चूँकि प्राइमरी जो है क्या है प्रोड्यूसर है एक्वेटिक कम्युनिटीज़ की, उन्हीं को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल है। जूप्लैंक्टन आर दी कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स फाउंड इन दी बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, जो कि मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जूप्लैंक्टन। जैसे कि अमय बात है, वो इतना छोटा होता है कि वो हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं, तो उसी को वो जू पानी में रहेगा, जूप्लैंक्टन। ओके, डिकम्पोजर्स, हमने पढ़ा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है क्योंकि डिकम्पोजर्स के द्वारा वो डिकम्पोज कर दिया जाए। ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डाइजेस्ट थिंग्स दैट आर डेड और डिकेइंग। डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग फूड पर खाना खाते हैं और उन्हें डेड और प्लांट्स एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे दूसरे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम वेयर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एंड लेटर देन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अदर लार्ज ऑर्गेनिज्म। एक फूड चेन क्या होती है? फूड चेन में पहले प्रोड्यूसर आता है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर। कि भाई पहले प्रोड्यूसर जिसने उगाया, देन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, कि एक दूसरे पे कंज्यूम कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट आर फूड चेन, कि भाई किसी ना किसी को खाने के लिए कोई ना कोई बैठा है। फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन जब एक साथ इकोसिस्टम में कंसिस्ट हो तो उसे फूड वेब कहते हैं। अब फूड वेब, भाई फूड चेन तो है, फूड वेब क्यों? देखो, अब सपोज करो शेर को लायन को डियर खाना है। अब उसे यदि डियर मिला नहीं तो ज़रूरी नहीं है, अब वो भूखा थोड़ी ना मरेगा, भाई मुझे डियर ही खाना है तो डियर ही खाना है, वो उसे कोई और मिल गया वो उसे खा लेगा। तो इसी को बोलते हैं फूड वेब। यदि सारे डियर लुप्त हो गए इस प्रकृति पे से तो ज़रूरी नहीं है कि लायन भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें डियर ही खाना है। ओके, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? एज द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, जो कि देखो फूड चेन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई द सेम लेवल इन द फूड चेन। चूँकि फूड चेन में कोई लेवल करता है उसी को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो यूँ ट्रॉपिक लेवल बनते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। इसे हाँ, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज पिरामिड की शेप में क्यों बनाया गया है? उसे एक ट्रायंगल की शेप में क्यों बनाया गया है इस फ्लो चार्ट को? क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं एंड टॉप कंज्यूमर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, देन सिर्फ और सिर्फ हाँ, एक बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में केमिकल्स का ट्रांसफर होना इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मैग्निफिकेशन देखो, अब सपोज करो एक प्लांट है, उसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइजर डाला जो कि उसके पास 10% केमिकल है। ओके, मैन अब उसके बाद वो केमिकल्स किसी भी ग्रास ऊपर ने खा सॉरी हाँ, ग्रास ऊपर ने खा लिया। अब ग्रास ऊपर के अंदर भाई, ग्रास ऊपर ये तो है नहीं वो एक ही पेड़ का पत्ता खाएगा, अब बहुत सारे खाएगा, तो उसके अंदर 100% 100 मान लो 100 केमिकल्स के मॉलिक्यूल आ गए। देन वो ग्रास ऊपर को खा लिया फ्रॉग ने। अब भाई फ्रॉग है, फ्रॉग, अब फ्रॉग में जो है, अब स्नेक फ्रॉग एक ही ग्रास ऊपर को नहीं खाएगा, वो भी बहुत सारे ग्रास ऊपर को खाएगा, जिस वजह से उसमें 1000 जो है केमिकल के मॉलिक्यूल्स आ गए। देन उसे खाते चले जाए तो केमिकल्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से जो है आखिरी तक उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, एंड इसी वजह से थोड़ा सा ही ट्रॉपिक लेवल, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एंड हाँ, 2 या 3 ही ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं किसी भी फूड चेन में? तो एक 10% लो है, जिस वजह से कि क्योंकि प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 1% ही एनर्जी यूज़ करते हैं सनलाइट की। ठीक है, जिस वजह से 10% आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। सपोज करो कि प्लांट के पास 20 जूल एनर्जी 2000 जूल एनर्जी है,
आगे ग्रासहोपर के पास 200 जूल एनर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 10% लो। देन फ्रॉग के पास 20 जूल एनर्जी, एंड देन स्नेक के पास 2 एनर्जी रह जाएगी, 2 जूल एनर्जी। एंड देन उसको यदि कोई स्नेक को कोई भी खाएगा तो उसके पास तो एनर्जी नहीं बचेगी, उसके पास तो ज़ीरो, ज़ीरो भी नहीं, माइनस में चली जाएगी। तो इसी वजह से 2 से 4 ट्रॉपिक लेवल 2 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं फूड चेन में, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखो, अब ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़, CFCS का यूज़ करके। अब CFCS क्या करता है कि ओजोन O3 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एंड O के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है, जिस वजह से वो यूवी रेज बहुत ज़्यादा, यूवी रेज अंदर आ जाती हैं अर्थ के, एंड वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यूवी रेज कौन कौन सी बीमारी का कारण बन सकती है? कैटरेक्ट, कैंसर, स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, लंग्स पे इफेक्ट दे सकते हैं, मतलब बहुत। स्किन बर्न, आप सनस्क्रीन लगाते हो क्यों? ताकि आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। ओके, तो अब ना बहुत सारा रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीज़र में, एसीज में CFCS का यूज़ करते थे, बट अब ये कम कर दिया गया है क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कोई भी एग्जांपल हो सकता है, लाइक प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। ओके, हाँ, और एक और क्वेश्चन, यदि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सारा एक ही टाइम पे डिकम्पोज होना शुरू कर देंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं हमें? तो यदि सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ही टाइम पे डिकम्पोज होना शुरू कर देगा तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल होगी, और बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, क्योंकि तब कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस एक्ट करता है किसी भी फूड पर, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट गैसेस, अनप्लीजेंट बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ से पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स वहाँ से पैदा हो जाते हैं, तो इस वजह से वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही है, जैसे कि सोयल का पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। ओके, हमारा इन्वायरमेंट में भी बहुत पोल्यूटेड हो गया, अनप्लीजेंट स्मेल हो गई, और वाटर रिसोर्सेज सारे पोल्यूटेड हो गए। थैंक यू, एंड फॉलो फॉर मोर।